हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है और इसका जो आंसर है उसको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है व्हाई हैड पीपुल गैदर्ड नालंदा, यानी नालंदा में लोग एकजुट क्यों हुए थे। गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित होना या एकजुट होना। तो आइए फ्रेंड्स, इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है पीपुल हैड गैदर्ड एट नालंदा, यानी लोग नालंदा में एकजुट हुए थे यानी एकत्रित हुए थे विथ द नोबल एम। नालंदा में जब लोग एकत्रित हुए थे तो नोबल एम के साथ, मतलब एक बहुत बड़े अच्छे लक्ष्य के साथ, एक नेक लक्ष्य के साथ एकत्रित हुए थे। कहाँ पे? नालंदा में। ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के संसार में नालंदा का जो एंशिएंट ग्लोरी था, इसका जो प्राचीन गौरव था, इसके रिवाइविंग के नेक लक्ष्य के साथ लोग नालंदा में गैदर्ड यानी एकजुट हुए थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट डज नालंदा सिम्बोलाइज, यानी नालंदा जो है यह किसका प्रतीक है और नालंदा जो है मतलब किसको सिम्बोलाइज करता है। इसका आंसर होगा नालंदा इज़ द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, यानी नालंदा जो है हमारे इतिहास के मोस्ट ग्लोरियस पीरियड यानी सबसे गौरवशाली काल का ये सिंबल है, ये प्रतीक है। नालंदा जो है हमारा इतिहास का जो मोस्ट ग्लोरियस पीरियड रहा है, यानी हमारे इतिहास का जो सबसे ज़्यादा ग्लोरियस गौरवशाली जो काल रहा है उसका क्या है? ये तो सिंबल है, प्रतीक है। कौन था? नालंदा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? विथ व्हिच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज़ नालंदा एसोसिएटेड, मतलब कौन से महान धार्मिक शिक्षक थे जिससे नालंदा जुड़ा हुआ था, या कौन से महान धार्मिक टीचर नालंदा से जुड़े हुए थे। इसका आंसर होगा नालंदा इज एसोसिएटेड विथ, मतलब नालंदा जो है वह जुड़ा हुआ था विथ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध से, हु वाज ए ग्रेट रिलीजियस टीचर, और ये भगवान बुद्ध जो थे बहुत ही महान धार्मिक शिक्षक थे। धार्मिक गुरु भी कह सकते हैं, धार्मिक शिक्षक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में रिलीजियस टीचर भी कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? व्हेन डिड इट इमर्ज एज ए फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी, यानी ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी था कब फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी यानी पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। इमर्ज मतलब होता है उभरा या बनना होता है। तो मतलब कब नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी बना यानी पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। इट इमर्ज्ड एज ए फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द गुप्त एज, यानी गुप्त काल में नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी के रूप में इमर्ज हुआ, मतलब बदल गया या पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। किसके युग में, किसके एज में? तो गुप्त एज में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान, यानी भगवान महावीर नालंदा में कितने दिनों तक रहे। इसका आंसर है इट इज़ सेड दैट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा हैड लिव्ड इन नालंदा फॉर 14 ईयर्स, यानी भगवान जो महावीर थे वह नालंदा में 14 वर्षों तक रुके थे, 14 वर्षों तक रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? हु वाज लेपा, यानी लेपा कौन था। लेपा वाज द रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, यानी ये जो लेपा था ना वह नालंदा का रिच सिटीजन था, यानी महान
ये महान नहीं, इसको रिच का मतलब अमीर होता है या धनवान भी बोल सकते हैं। तो लेपा जो है नालंदा के रिच सिटीजन था, मतलब धनी मनी अमीर नागरिक था। ही वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान और ये बुद्धा तो उनका नाम था। तो उसने क्या किया था, भगवान बुद्ध का वेलकम किया था यानी स्वागत किया था। विथ हिज इंटायर वेल्थ, इंटायर मतलब होता है पूरा या पूर्ण भी बोल सकते हैं, मतलब उसने भगवान बुद्ध का वेलकम किया था। इंटायर वेल्थ एंड पोजेसन, मतलब उसके पास जो भी धन दौलत था, जिस चीज़ पे उसका पोजेसन था, अधिकार था, वो सब जो है ना भगवान बुद्ध को दे दिया था। ही ऑल्सो बिकेम हिज डिसाइपल, और वह बिकेम यानी बन गया था भगवान बुद्ध का डिसाइपल यानी उनका शिष्य बन गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हु वाज फायान, मतलब ये जो फायान था ये कौन था। वेन डिड ही विजिट नालंदा, और वह नालंदा में कब विजिट किया था, कब आया था। फायान वाज ए चाइनीज़ पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी ये जो फायान था ना वह एक चाइनीज़ तीर्थयात्री था। ही विजिटेड नालंदा इन AD 4th सेंचुरी, और यह नालंदा में 4th सेंचुरी में आया था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। वेन डिड हयान टी सेंग विजिटेड नालंदा, यानी हयान टी सेंग नालंदा में कब विजिट किया था, कब आया था। सॉरी यहाँ पे नालंदा नहीं इंडिया लिखा गया है, वैसे नालंदा भी इंडिया में ही है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। वेन डिड हयान टी सेंग विजिटेड इंडिया, यानी हयान टी सेंग इंडिया में कब आया था। व्हाई डिड ही रेफर टू ए जटका स्टोरी, अच्छा वह जटका स्टोरी से क्या बताना चाहता है, क्या रेफर करना चाहता है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। हयान टी सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, यानी हयान टी सेंग जो है इंडिया में विजिट किया था, यानी इंडिया में आया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, यानी सम्राट हर्षवर्धन के काल में हयान टी सेंग इंडिया में आया था। इन द 7th सेंचुरी, कौन से सेंचुरी में, तो 7वीं सदी में, यानी 7th सेंचुरी में AD। ही हैड रेफर टू ए जटका स्टोरी, मतलब वह जटका स्टोरी को रेफर करते हुए जटका स्टोरी के माध्यम से, एंड हैड रिटन दैट, और वह लिखता है, दैट मीन्स होता है कि नालंदा डेरिव्ड इट्स नेम, यानी नालंदा का जो नाम है वो लिया गया, डेरिव्ड किया गया है नेम ना आलम दास से, किससे, ना आलम दास से। व्हिच मिंट द पीस ऑफ माइंड, जिसका अर्थ होता है पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति। लॉर्ड बुद्धा फेल्ड टू अचीव इट इन हिज प्रीवियस बर्थ, इसी पीस ऑफ माइंड को, इसी मानसिक शांति को भगवान बुद्ध जो है वो फेल्ड यानी असफल रहे थे टू अचीव, प्राप्त करने में, इन हिज प्रीवियस बर्थ, अपने पूर्व जन्म में। यानी ना आलम दा का अर्थ होता है पीस ऑफ माइंड, और इसी पीस ऑफ माइंड को भगवान बुद्ध जो है अपने पूर्व जन्म में पाने में असफल रहे थे, फेल रहे थे। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बर्न, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विथ द असिस्टेंस ऑफ पीपुल, असिस्टेंस ऑफ पीपुल का मतलब क्या होता है, यानी लोगों के सहायता से, यानी लोगों के सहायता से नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इट वॉज डन थ्रू अनसेल्फिश एंड लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस, चैरिटी और डोनेशंस दोनों का मतलब होता है दान। अच्छा, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, और लिबरल का मतलब होता है स्वार्थहीन, और अनसेल्फिशनेस का मतलब ये होता है निस्वार्थ, यानी इसमें ना सभी लोग जो है निस्वार्थ होकर इसमें चैरिटी और डोनेशंस मतलब दान दिए थे, और ये सार्वजनिक दान से ही, पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन से ही नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हाउ मेनी बिहाराज डिड नालंदा हैव, यानी नालंदा में कितने बिहाराज थे। बिहाराज का मतलब होता है मठ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं।
नालंदा हैज 6 लार्ज विहाराज एट दैट टाइम स्टैंडिंग इन ए रो, मतलब नालंदा में 6 बड़े बड़े विहाराज थे एट दैट टाइम, और उस समय ये जो विहाराज थे ना स्टैंडिंग इन ए रो मतलब वह एक रो में, एक कतार में, एक लाइन में खड़े थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट अरेंजमेंट वेयर मेड टू मीट रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था, जो दैनिक खर्च था, उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया था, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया था। द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज हैड बीन सेट ए पार्ट in the form of a trust to meet recurring expenditure of the university, यानी यूनिवर्सिटी का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था उसको पूरा करने के लिए 100 गांव से जो मतलब रेवेन्यू आता था, जो आमदनी आता था, जो राजस्व आता था, उसको एक ट्रस्ट के रूप में जमा किया जाता था और उसी से यूनिवर्सिटी का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था, जो दैनिक खर्च था, उसकी पूर्ति की जाती थी। बिसाइड्स द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, यानी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए बिल्डिंग्स भी दान में दिए गए थे और लैंड यानी ज़मीन भी दान में दिया गया था। तो ज़मीन और बिल्डिंग्स दान देने के अलावा यहाँ पे ना 100 गांव से जो रेवेन्यू आता था, जो आमदनी आती थी, जो राजस्व आती थी, उसे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था, जो दैनिक खर्च था, इसे आवर्ती खर्च भी कहते हैं, उसकी पूर्ति की जाती थी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। नेम स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब उस राज्य का नाम बताइए जिसने कंट्रीब्यूट किया था, जिसने योगदान दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के मेंटेनेंस में, यानी इसके रख रखाव में। आंसर में है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल हैड कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन था, इनका योगदान था कंसिडरेबली, यानी इसका जो मतलब योगदान था वह बहुत ही ज़्यादा था। कंसिडरेबली, इसको क्या पढ़ें, कंसिडरेबली, इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग निर्माण में और इसका जो फाइनेंशियल मेंटेनेंस था, इसके जो वित्तीय रख रखाव था, उसमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेबली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो योगदान था वह कितने राज्यों का था, 3 राज्यों का, उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। हाउ मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेयर एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन हयान टी सेंग विजिटेड, यानी हयान टी सेंग जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने टीचर और कितने स्टूडेंट थे। देयर हैड बीन 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स एट द नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन हयान टी सेंग विजिटेड नालंदा, यानी हयान टी सेंग जब नालंदा आया था उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे और 1,500 शिक्षक थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाउ वाज द प्यूपिल एंड टीचर रेशियो सिग्निफिसेंट, देखिए प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र, टीचर मीन्स होता है शिक्षक, सिग्निफिसेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण और रेशियो मतलब होता है अनुपात। तो छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात था वह किस प्रकार से सिग्निफिसेंट था, मतलब महत्वपूर्ण था। इट इज़ क्लियर बाय द पीपल एंड टीचर रेशियो दैट टीचर्स could pay individually attention to the एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी में ये जो स्टूडेंट थे, पीपल थे यानी छात्र थे, और यहाँ के जो शिक्षक थे, दोनों का जो रेशियो था ना वो इसलिए सिग्निफिकेंट था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मतलब वहाँ पे ना जो टीचर थे वह स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन मतलब व्यक्तिगत ध्यान दे पाते थे, टू द
एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, स्टूडेंट को जो शिक्षा दी जाती थी, यानी उसको जो मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी यानी प्रशिक्षण दी जाती थी, उस पर ना शिक्षक लोग इंडिविजुअल अटेंशन यानी व्यक्तिगत ध्यान दे पाते थे, और इसीलिए प्यूपिल और टीचर के बीच जो रेशियो था ये बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा सिग्निफिकेंट था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी उन देशों का नाम बताएं जहां से स्कॉलर्स केम यानी विद्वान लोग आते थे, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, एंड कलेक्ट्स बुद्धिस्ट लिटरेचर और बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करने के लिए। आइए फ्रेंड्स इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है स्कॉलर्स केम फ्रॉम, यहाँ पे केम छूट गया, स्कॉलर्स केम फ्रॉम सच डिस्टेंट कंट्रीज एज चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया केम टू नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए इसमें लिखा गया है स्कॉलर्स यानी विद्वान, फ्रॉम सच डिस्टेंट कंट्रीज मतलब दूर के देशों से, ठीक है, दूर के देशों से, जैसे में चाइना हो गया, कोरिया हो गया, तिब्बत हो गया, तुर्किस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, यहाँ से ना स्कॉलर्स केम मतलब ये आते थे टू नालंदा, कहाँ पे आते थे? नालंदा में, टू स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, एंड कलेक्ट्स और एकत्रित करने के लिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य को एकत्रित करने के लिए यहाँ पे आया करते थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यानी 16, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर मेड कंपल्सरी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था उसमें कितने सब्जेक्ट को कंपल्सरी किया गया था, आवश्यक माना गया था। द स्टडी ऑफ एज मेनी एज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स वाज मेड कंपल्सरी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था उसके सिलेबस में ना 5 सब्जेक्ट को ना कंपल्सरी किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाउ मेनी लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा, यानी नालंदा में प्रत्येक दिन डेली हर रोज़ कितने लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता था, कितना लेक्चर दिया जाता था। आंसर है 100 लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड एवरी एट नालंदा, यानी नालंदा में ना हर दिन, यहाँ पे डे छूट गया, एवरी डे होता, यहाँ पे आप लोग डे लिख लेंगे एवरी के बाद, यानी प्रत्येक दिन नालंदा में 100 लेक्चर्स दिए जाते थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। वेन वाज इट डिस्ट्रॉयड, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी था इसे कब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉय इन द 12th सेंचुरी एडी, यानी एडी 12th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, यानी तहस नहस कर दिया गया था इसको। What kind of library did Nalanda possesses, देखिए मतलब नालंदा में किस तरह का लाइब्रेरी था। फ्रेंड्स यहाँ पे एन और डी के बीच में स्पेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, स्पेस दिया गया है, आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। काइंड का स्पेलिंग होता है KIND। व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी मतलब किस तरह का लाइब्रेरी डिड नालंदा पोसेसेस, मतलब नालंदा के पास जो लाइब्रेरी था वह किस तरह का लाइब्रेरी था। द नालंदा हैड बिगेस्ट लाइब्रेरी, यानी नालंदा का जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, वह बिगेस्ट सबसे बड़ा पुस्तकालय था। देयर वाज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स, और वहाँ पे बहुत सारे लार्ज मीन्स होता है बहुत सारे, कलेक्शन ऑफ बुक्स बहुत सारे पुस्तकों का कलेक्शन था, संग्रह था। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और अलग अलग सब्जेक्ट के मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित दस्तावेज था, हस्तलिखित ग्रंथ था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? हस्तलिखित दस्तावेज या ग्रंथ भी बोल सकते हैं। इसे मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग पांडुलिपि भी कहते हैं, जिसे हाथ से लिखा जाता है। वैसा दस्तावेज और वैसा ग्रंथ जिसे हाथ से लिखा जाता है उसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाउ डिड मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स सर्वाइव्ड, सॉरी यहाँ पे ना डिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स सर्वाइव्ड, यानी कितने मैन्युस्क्रिप्ट थे जो अभी भी बचे हुए हैं। हाउ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स डिड सर्वाइव, ये जो डिड है ना यहाँ पे होना चाहिए था, मैन्युस्क्रिप्ट्स और सर्वाइव के बीच में आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसे, यानी कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, मतलब वो सर्वाइव कर गए।
वेन इन द 12th सेंचुरी द लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉय, जब 12th सेंचुरी में लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया गया था, तहस नहस किया गया था। मेनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैड ऑलरेडी बीन टेकन टू नेपाल एंड तिब्बत, तो ये जो डिस्ट्रॉय किया गया था ना 12th सेंचुरी में, उससे पहले ही मेनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, हैड ऑलरेडी बीन टेकन मतलब उसको ले जाया गया था नेपाल एंड तिब्बत, मतलब पहले से नेपाल और तिब्बत में ले गया था। एंड मैनी ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टिल हेयर, और इस तरह से नेपाल और तिब्बत में बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है आज भी हैं, और आज भी हम वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके प्रोज सेक्शन के दूसरे चैप्टर का जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था और उसका जो आंसर था उसको मैं समझाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट आपको समझ में आया है, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के कोई और दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।